Namaskar and Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Dr. Sanjay Om and today our topic is parental route. हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासिफिकेशन एंड इंट्रल रूट को जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रीफली डिस्कस किया था. आज हम पेरेंटल रूट को डिस्कस करेंगे जिसमें हम जो है वो इंट्रावेनस रूट को देखेंगे और इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे. जैसे कि हम जानते हैं कि रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में पेरेंटल रूट के 4 सब टाइप्स हैं. नंबर 1 इज़ IV डेट इज़ इंट्रावेनस. नंबर 2 इज़ IM डेट इज़ इंट्रामस्कुलर. नंबर 3 इज़ SC डेट इज़ सबक्यूटेनियस एंड नंबर 4 इज़ ID डेट इज़ इंट्राडर्मल. सबसे पहले हम पेरेंटल रूट को डिस्कस करेंगे कि ये क्यों है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, एंड उसके बाद जो है हम IV को डिस्कस करेंगे कि IV रूट क्या है. इंट्रोडक्शन पे आते हैं. पेरेंटल रूट एक ऐसा रूट है जिसमें हम ड्रग को इंट्रोड्यूस करते हैं डायरेक्टली इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. सिस्टमिक सर्कुलेशन से हम मुराद है डायरेक्टली इनटू द ब्लड. ठीक है. पेरेंटल रूट हम जो है वो इसीलिए इंट्रोड्यूस हुआ क्योंकि हमें अगर कोई ऐसी ड्रग है जिसे हमने डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचाना है तो हम ये रूट जो है वो इस्तेमाल करेंगे. डायरेक्ट का ये मतलब है कि अगर हम ओरल ड्रग लेते हैं तो ओरल ड्रग हमारे माउथ, उसके बाद हमारे इंटेस्टीन, स्टमक, इंटेस्टीन, देन वो हमारे ब्लड में पहुँचती है. मतलब वो बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है. हम अगर इमीडिएट इफेक्ट चाह रहे हैं तो हमें सिस्टमिक सर्कुलेशन तक डायरेक्ट ड्रग को पहुँचाना है, जिसके लिए हम पेरेंटल रूट को जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं. पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे मेन जो रीज़न है वो ये है कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे GI ट्रैक के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाती या फिर डिग्रेड हो जाती हैं. इस तरह के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं. तो ये एक मेन रीज़न है कि वो ड्रग्स जो हमारे GI ट्रैक के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाती या फिर वो डिग्रेड हो जाती हैं, इसीलिए हम पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं. अगर हम इनकी एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास हेपरिन आती है. हेपरिन एक एंटी कोगुलेंट ड्रग है जो कि हम यूज़ करते हैं. जो हेपरिन है इसे हम GI ट्रैक के थ्रू नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ इट्स साइज़ एंड आयनिक रिपल्जन की वजह से जो है ये ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो पाती. और इसी तरह एक और एग्जांपल को हम डिस्कस करें तो उसमें हमारे पास इंसुलिन आ जाती है. इंसुलिन जो है वो हमारे GI ट्रैक में इनस्टेबल है. इनस्टेबल से मुराद ये है कि जब इंसुलिन अगर कोई शख्स जो है वो ऑरली ले लेगा तो हमारे स्टमक के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं, डेट इज़ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जो कि उसे डिग्रेड कर देंगे. मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही इंसुलिन डिग्रेड हो चुका होगा. तो जब वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगा ही नहीं तो वो कोई इफ़ेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा. पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन का एक रीज़न ये भी है कि कुछ अनकॉन्शियस पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए भी हम पेरेंटल रूट जो है वो यूज़ करते हैं. अब अनकॉन्शियस पेशेंट से मुराद ये है कि कोई ऐसा पेशेंट हमारे पास आ जाए जो कि मेडिसिन नहीं ले सकता या फिर बेहोश है. ठीक है. तो बेहोश पेशेंट को जो है वो हम तो नहीं उठा सकते कि भाई उठें और आप मेडिसिन लें. इट्स नॉट पॉसिबल. हम जो है उसे डायरेक्टली पेरेंटल रूट के थ्रू मेडिसिन जो है वो दे देंगे. एंड यहाँ पर एक रीज़न ये भी है कि काफ़ी ऐसे केसेस होते हैं हमारे पास जैसे कि जो है हमारे एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाए. ठीक है. बहुत ही सीवियर पेन हो. तो सीवियर पेन के लिए अगर हम ओरल रूट के थ्रू अगर कोई ड्रग देते हैं तो उससे जो है वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करने में मिनिमम 20 मिनट या 20 मिनट से अबव लगेंगे. क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो ओरल ट्रैक्ट है, ओरल ट्रैक्ट का जो पाथवे है वो बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है. उस पाथवे से जब वो गुजर कर मेडिसिन सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुँचेगी तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये. यहाँ पर एक ये रीज़न भी है, हमें अगर जब रैपिड ऑनसेट चाहिए होता है तो रैपिड ऑनसेट की वजह से भी हम पेरेंटल रूट जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं. या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि इमरजेंसी की कंडीशन में हम औरल ड्रग नहीं दे सकते क्योंकि औरल ड्रग जाएगी दैन जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुँचेगी तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है. ठीक है. अब एक जो एडवांटेज है हमारे पास पेरेंटल रूट का ये है कि ये हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी रखती है. इसका मतलब ये है कि मैंने आपको जो है अपने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया होगा कि फ़र्स्ट पास इफ़ेक्ट वो होता है जिसमें हमारी जो ड्रग है वो जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो बॉडी में जाने के बाद वो डिफरेंट स्टेप्स से जब गुज़रती है तो वो डिग्रेड होती है.
ठीक है। और इसी तरह वो जब हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में आती है तो वहाँ पर लिवर जो है उसे मेटाबोलाइज करता है और वहाँ पर भी ड्रग का कुछ पार्ट जो है वो डिग्रेड हो जाता है या एक्सक्रीट हो जाता है या एलिमिनेट हो जाता है। तो ये होता है कि अगर हम 100% ड्रग ले रहे हैं ऑरली, तो वो 100% ड्रग हमारी बॉडी में या हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो है वो 100% नहीं पहुँचती, उसका कुछ पार्ट जो है वो ज़ाया हो जाता है। सो पेरेंटल रूट के अंदर हमारे पास ये एडवांटेज है कि हम जो ड्रग देते हैं वो तकरीबन 95% प्लस जो है वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन तक, या 95 मैं वैसे कह रहा हूँ लेकिन 90 to 100% ये पूरा मार्जिन है। 100% ड्रग जो है हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में ही जाती है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में कोई ऐसा पाथवे ही नहीं आता जिस पाथवे में वो डिग्रेड हो जाए या एलिमिनेट हो जाए। तो 100% ड्रग जो है वो हमारे ब्लड में पहुंच जाती है। इसका एक फ़ायदा ये है कि हमें ज़्यादा डोज नहीं देना पड़ता। ये चीज़ याद रखिएगा कि ओरल रूट में हमें ज़्यादा डोज देना पड़ता है और पेरेंटल में कम देना होता है। रीज़न क्या होता है? रीज़न यही है कि ओरल रूट के थ्रू जब ड्रग हमारी बॉडी में या हमारे सिस्टम में सर्कुलेशन तक पहुंचती है तो वो काफ़ी स्टेप्स में जो है वो एलिमिनेट हो जाती है। तो हमें तो एक थेरेपेटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कुछ डिज़ायर्ड अमाउंट में तो ड्रग पहुंचानी है, तो हम ज़्यादा अमाउंट में देते हैं ताकि वो ड्रग जो है हमें मालूम है कि इतनी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी। सो पेरेंटल रूट में हमारे पास ये फ़ायदा है कि डायरेक्ट ड्रग जो है वो टोटली हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, तो हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी होती है और हमें पेरेंटल रूट में जो है वो लो डोज जो है वो यूज़ करनी होती है। ये रूट जो है ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल से मुराद ये है कि जैसे कि अगर कोई शख्स जो है वो ओरली मेडिसिन लेता है, ठीक है, वो ओवरडोजिंग कर लेता है किसी ड्रग की, तो हम जो है उसके स्टमक को एम्प्टी करवा कर उस ड्रग को जो है वो बाहर निकाल सकते हैं या फिर एंटीडोट दे सकते हैं। बट पेरेंटल रूट एक हमारे पास ऐसा रूट है जिसे जो है हम इरिवर्सिबल नहीं कर सकते, मतलब हम उसे वापस निकाल नहीं सकते, ठीक है। और इसके बाद जो है हम ये कह रहे हैं कि फर्स्ट पास इफ़ेक्ट, जैसे कि मैंने बताया कि पेरेंटल रूट जो है वो डायरेक्ट हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग पहुंचती है, तो ये ड्रग जो है जीआई एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को जो है वो पास कर डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है। 4 मेजर जो है हमारे पास पेरेंटल रूट्स हैं, जिसमें नंबर 1 इज़ इंट्रावेनस, ठीक है, इसे हम इंट्रावेनस या इंट्रा एट्रियल भी कहते हैं। एंड नंबर 2 इज़ इंट्रामस्कुलर, नंबर 3 इज़ सबक्यूटेनियस एंड नंबर 4 इज़ इंट्राडर्मल। सो इस लेक्चर के अंदर जो मैंने आपको बातें कही ऊपर कि अनकॉन्शियस पेशेंट्स में हम देते हैं, रैपिड ऑनसेट है, हाई बायोअवेलेबिलिटी है, इरिवर्सिबल है और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है उसे ये अवॉइड करती है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं इन 4 मेजर पेरेंटल रूट्स के ऊपर जो है वो अप्लाई होते हैं। अब हम जस्ट इंट्रावेनस रूट को जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि इसकी एग्जांपल्स क्या हैं एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। और इसी के साथ साथ आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इस डायग्राम में ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो रूट्स हैं। ये सबक्यूटेनियस रूट है, दैट इज़ इंट्राडर्मल, दैट इज़ इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, और ये हमारे पास हमारी स्किन है। स्किन में आप देख सकते हैं कि डर्मिस जो है, एक डर्मिस है, एपिडर्मिस है, सबक्यूटेनियस एंड मसल है। सो जो हम इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाएंगे वो हमारे डीप मसल तक जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप डर्मल इंजेक्शन को देखें तो वो डर्मिस तक पहुंचता है, और सबक्यूटेनियस जो है हम उसे बिल्कुल ही डर्मिस के नीचे तक लेकर जाते हैं। और इसी तरीके से आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो है एंगल्स भी चेंज हो रहे हैं इंजेक्शंस लगाने के, और हर इंजेक्शन का जो है वो साइड भी एक अपना ही है। हमारे पास अभी जो इस स्लाइड के अंदर हम जस्ट इंट्रावेनस को देखेंगे तो इंट्रावेनस आप देख सकते हैं कि बिल्कुल डीप मसल्स तक जो है हम इस इंजेक्शन को जो है वो पुट कर रहे होते हैं, तकरीबन 90 डिग्री के एंगल में हम इसे पुट करते हैं। सो इंट्रावेनस रूट जो है हमारे पास एक मोस्ट कॉमन पेरेंटल रूट है, जो हमारे पास 4 सब टाइप्स हैं, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर। तो इंट्रावेनस जो है ये मोस्ट कॉमन रूट है, और इसमें यह है कि ड्रग डेट आर नॉट एब्जॉर्ब ऑरली, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि वो ड्रग्स जो हम ऑरली नहीं ले सकते हैं उसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे आपने इंसुलिन को डिस्कस किया। सो उसी तरीके से जो है वो ड्रग्स जो ऑरली एब्जॉर्ब नहीं हो सकती वो इंट्रावेनस रूट के थ्रू दी जाती हैं। और इसके साथ साथ एक और ड्रग है यहाँ पर, डैट इज़ रोक्यूरोनियम। रोक्यूरोनियम जो है वो आपके पास नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है।
ये जो है एनेस्थेटिक्स है आप जिसे हम जो है एनेस्थीसिया के पेशेंट्स को जब देते हैं, जब ऑपरेशन के दरमियान जो है वो यूज़ करते हैं। बट इसे हम ऑपरेशंस में तो नहीं कह सकते, बट एक ये है कि जब फुट पाइप लगा रहे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम ये यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ना वो बहुत शॉर्ट है। तो मतलब आप यूँ समझ लें कि ये तब दी जाएगी ये ड्रग जिस टाइम हमें बहुत ही कम टाइम के लिए जो है वो पेशेंट को जो है वो रिलैक्स करना हो, ठीक है। ये आपकी जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने इस ड्रग को यहाँ पुट किया था। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो एब्जॉर्प्शन पैटर्न क्या है इस ड्रग का, मतलब किस तरीके से एब्जॉर्ब होती है ये ड्रग, या ये इस रूट में जो ड्रग्स यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कोई एब्जॉर्प्शन पैटर्न नहीं होता, मतलब ड्रग यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं होती। ये ड्रग जो है वो डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन तक जाते हैं। एडवांटेजेस डिस्कस करें तो पहला एडवांटेज हमारे पास ये है कि इमीडिएट इफ़ेक्ट देती है इंट्रावेनस के थ्रू कोई भी ड्रग जब हम एडमिनिस्टर करते हैं। सेकेंड वन कि सूटेबल फॉर इरिटेटिंग सब्सटेंस एंड कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। अगर हम ओरल रूट की बात करें तो काफ़ी ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनको हम लेते हैं तो उनका जो टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ही बिटर होता है, ठीक है। तो कुछ लोगों को जो है वो टेस्ट पसंद नहीं आ रहा होता, इसी तरीके से काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आईवी रूट के अंदर जो है वो टेस्ट वगैरह तो आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक ये भी है कि इरिटेटिंग सब्सटेंसेस या कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, तो यहाँ पर वो कंपैटिबिलिटीज़ जो है पेशेंट्स को जो है वो फेस नहीं करनी पड़ती। दूसरी चीज़ें अगर हम देखें तो एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर भी हम इंट्रावेनस रूट यूज़ करते हैं क्योंकि इमीडिएट इफ़ेक्ट है, और वही ड्रग्स जो जीआई ट्रैक के थ्रू जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, ठीक है, या हम जो है वो फर्स्ट उसे हम यूज़ कर रहे होते हैं। और एक चीज़ मैंने बताई कि जीआई ट्रैक और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाय द लिवर जो है वो नहीं हो पाता इंट्रावेनस रूट में, ये हमारे पास एक और एडवांटेज है। और आईवी इन्फ्यूजन से मुराद है कि अगर हम इंजेक्शन पुट कर रहे हैं ना, वो इन्फ्यूजन नहीं है, वो हमारे पास एक इंजेक्शन है, मतलब हम कम अमाउंट के अंदर जो है उस ड्रग को जो है वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं। लेकिन जैसे ड्रिप्स हो गई हमारे पास, ठीक है, डेक्सट्रोज हो गई, नॉर्मल स्लाइन हो गई, फ्लैजेल इन्फ्यूजन हो गया, तो ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो है वो पेरेंटल सोल्यूशन मौजूद है। अब हम इस पेरेंटल सोल्यूशन को जो है वो ज़्यादा फास्ट नहीं दे सकते, क्योंकि पेरेंटल रूट में आईवी जो यूज़ होती हैं ड्रग्स वो बहुत ही ज़्यादा स्लोली एडमिनिस्टर की जाती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर रहे होते हैं कि इन्फ्यूजन जो होते हैं, जो आईवी इन्फ्यूजन्स होते हैं, जो ज़्यादा डोज में होते हैं, ज़्यादा एमएल के अंदर मौजूद होते हैं, तो ये ड्रग भी हैं जो है लॉन्गर पीरियड के लिए यूज़ की जाती हैं, जस्ट आईवी इन्फ्यूजन्स। अगर हम अब डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करें तो डिसएडवांटेजेस में पहला जो डिसएडवांटेज वो है कि हम आईवी रूट के थ्रू ऑयली सब्सटेंसेस या ऑयली ड्रग्स को नहीं देते। जैसे कि आपने विटामिन डी के इंजेक्शंस को देखा होगा, तो विटामिन डी का इंजेक्शंस कभी भी जो है वो आईवी नहीं दिया जाता, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट इज कि मोस्ट सब्सटेंसेस मस्ट बी स्लोली इंजेक्टेड। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि काफ़ी टाइम हम जो एंटीबायोटिक इंजेक्शंस लगा रहे होते हैं या इसी तरीके से काफ़ी ऐसे इंजेक्शंस हैं जो कि हमें स्लोली एडमिनिस्टर करने होते हैं। तो अब सोच लें कि एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, अगर हमें उससे आईवी एडमिनिस्टर करना है तो वो तो आपको पता है रोने शुरू हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल नहीं रहेगा, वो रोने शुरू हो जाएगा, हाथ हिलाएगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी आ रही होती हैं। सो स्लोली इंजेक्टेड ये ड्रग्स होती हैं। और तीसरा ये होता है कि स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स चाहिए होती हैं हमें, मतलब ये कि जो इंट्रावेनस कोई भी ड्रग यूज़ होती है उसके लिए हमें जो अपने एनवायरनमेंट को है आसपास या फिर जिस पार्ट में हम बॉडी के लगा रहे हो, आपने देखा होगा कि हम अल्कोहल स्वैब यूज़ कर रहे होते हैं, डेट इज़ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, हम उसे यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हम उस रीजन को जो है पहले एसेप्टिक कर लें, उसे बिल्कुल क्लीन कर दें जम से, उसके बाद ही हम इंजेक्शन पुट करें। क्योंकि ऐसा ना हो कि जो हमारी स्किन है उसके ऊपर कोई ऐसा ऑर्गेनिज़म या फिर कोई ऐसा पार्टिकल मौजूद हो जो हमारी सिरिंज की निडल के साथ साथ जो है वो हमारे ब्लड में पहुंच जाए, तो वो इन्फेक्शन कोज कर सकता है। तो एसेप्टिक टेक्निक्स भी हमें चाहिए होती हैं। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट है वो ये कि हमें टेक्निकल पर्सन चाहिए, हम खुद जो है वो आईवी इंजेक्शंस पुट नहीं कर सकते। अब अगर हम जो है वो देखें पूरे सिनेरियो को कि हो क्या रहा होता है बेसिकली आईवी एडमिनिस्ट्रेशन में, तो सबसे पहले जब हम ड्रग जो है वो अगर हम ओरल दे रहे होते हैं ना, सो ओरल ड्रग हमारे लिवर से होती हुई, मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से होकर हमारे रेस्ट ऑफ द बॉडी में आ रही होती है। लेकिन अगर हम आईवी इंजेक्शंस की बात करें तो आईवी इंजेक्शंस हम डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में देते हैं और वो यहाँ से होती हुई जो है वो रेस्ट ऑफ द बॉडी में आ जाती है, मतलब वो लिवर को जो है
या लिवर के पास नहीं जाती, जिसकी वजह से वो फर्स्ट पास इफेक्ट से बच जाती है। यहाँ पर अगर एक हम ऑनसेट ऑफ एक्शन के लिहाज से जो है इस डायग्राम को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हमने कोई ड्रग जो है वो आईवी एडमिनिस्टर की है, डेट इज़ मिडज़ोलाम। ये हमारे पास एक ड्रग है। अगर यहाँ पे जस्ट जो है कंपैरिजन है कि अगर उस ड्रग को जो है अगर हम आईवी देते हैं, ठीक है, इस ड्रग को अगर हम आईवी देंगे, सो आईवी में आप देख सकते हैं कि ड्रग जो है उसने अपना इफ़ेक्ट जो है प्रोड्यूस किया, ठीक है, लेकिन उसकी जो कंसंट्रेशन है या जो आपके पास आईवी ड्रग है जो आपने दी है, आईएम जो ड्रग दी है, वो उसका टाइम पीरियड आप देख सकते हैं कि वो 90 मिनट तक उसने इफ़ेक्ट प्रोड्यूस किया। लेकिन हमें क्या करना पड़ा कि जो अगर आप उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन देखें तो उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन 50 तक आ रही है, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर आप जो है आईवी ड्रग को देखें तो आईवी ड्रग भी हमने 5 mg इंट्रावेनस मिडज़ोलाम जो है वो इंजेक्ट की है, बट उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितनी है, 150 तक है तकरीबन। इसका मतलब ये है कि हमने दोनों ड्रग्स जो हैं वो 5 mg जो हैं वो एडमिनिस्टर की हैं, लेकिन जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, मतलब जो हमारे प्लाज्मा में पहुंची, हमारे ब्लड में जो ड्रग पहुंची एट लास्ट, तो वो आप देख रहे हैं कि ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी, आईवी की है। क्यों? क्योंकि वो डिग्रेड नहीं हुई, ठीक है। लेकिन जो ओरल ड्रग जो हमने यूज़ की वो डिग्रेड हो गई बाय द लिवर, बाय डिफरेंट मतलब स्टमक के जीआई इन्वायरमेंट की वजह से जो है वो डिग्रेड हो गई। सो हमने ये देखा कि आईवी का जो है प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा रहती है। उसके बाद हम जो है एग्जांपल्स को देखते हैं। तो एग्जांपल्स में न्यूरोबियन इंजेक्शंस देखे होंगे आपने, आईवी लग रहे होते हैं, डेट इज़ बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन। और इसके साथ साथ इन्फ्यूजन जो है डेट इज़ 500 mg इन्फ्यूजन, डेट इज़ फ्लेजल। सो ये दो एग्जांपल्स हैं जिनको जो है वो आईवी रूट में आपने मोस्टली ही देखा होगा अपनी लाइफ के अंदर कि आईवी इन्फ्यूजन जो है ये भी दी जाती हैं और इंजेक्शन भी दे दिए जाते हैं। और यहाँ हमारा पेरेंटल रूट जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।